सितंबर 2023 को हुआ था और ये पार्ट 3 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 30 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पैरामीटर पर बेस्ड होता है? तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। ये कहता है कि अगर हमारे पास 3 बॉडी है ए बी सी, लेट ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होगी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब टेम्परेचर वहां पर दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पर बात होती है टेम्परेचर की, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद थर्ड बॉडी, मान लीजिए दो बॉडी है ए बी और सी, ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में और ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो ये वही है, डायनेमिक्स की स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स विदाउट अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मतलब ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी? तो देखो, इंटरनल एनर्जी फंक्शन होता है टेम्परेचर का, तो अगर इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इसका मतलब टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब वो प्रोसेस जिसमें इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता, ऐसे प्रोसेस को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज कार्नोट थ्योरम, तो कार्नोट थ्योरम इनमें से कौन फॉलो करता है? तो ये सभी हीट इंजन हो या गैस टरबाइन हो, गैस द एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फॉर, जो इंथैल्पी है और इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन होगा टेम्परेचर का, किसके लिए? इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है सीपी डेल्टा टी, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होते हैं आइडियल केसेस के लिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू क्लोजेस्ट स्टेटमेंट, तो पहले मैं आपको क्लोजेस्ट स्टेटमेंट बता देता हूँ क्या होती है। According to closest statement, it is impossible for a self-acting machine unaided by external energy to transfer heat from a body to another body at high temperature. It means, मान लीजिए कोई बॉडी है, ये T1 टेम्परेचर पर, ये T2 टेम्परेचर पे, लेट T1 इज ग्रेटर देन T2, तो हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर तो जा सकती है, लेकिन लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर बॉडी में हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती खुद से। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, या एक्सटर्नल एजेंसी या मशीन की जरूरत पड़ेगी, जैसे रेफ्रिजरेटर होता है। तो ये होती है क्लोजेस्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर कौन सी करेक्ट होगी? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ सेल्फ डिवाइस दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एनी इफेक्ट। देखो, पॉसिबल वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इम्पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ट्रांसफर फ्रॉम हीट फ्रॉम कूलर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एनी इफेक्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ऐसी कोई भी हम डिवाइस को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते जो कि लो बॉडी से हाई बॉडी में हीट को ट्रांसफर करे विदाउट एनी इफेक्ट। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, if a system undergoes a reversible isothermal process without transfer of heat, तो जो टेम्परेचर होगा एट विच दिस प्रोसेस टेक प्लेस, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे जब किसी सिस्टम में जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के अकॉर्डिंग हो रही है विदाउट ट्रांसफर ऑफ हीट। तो देखो, आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया कि वहां पर चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा। अब विदाउट ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब ये होगा कि हीट का ट्रांसफर भी, या कह लो हीट चेंज भी जीरो होगा। तो एक फॉर्मूला होता है Q अपॉन में T1 इक्वल टू Q2 अपॉन में T2, ठीक है। तो अगर मैं T2 को लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन में Q2 इंटू में T1। तो अगर मान लीजिए हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, हीट चेंज नहीं हो रहा है, तो जो T2 होगा वो भी जीरो होगा। अगर मान लीजिए हीट एक्सचेंज नहीं हो रही तो T2 भी क्या होगा, जीरो। तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एब्सोल्यूट जीरो पर। वो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट जीरो
जहां पर अगर कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें विदाउट ट्रांसफर ऑफ हीट वो टेक प्लेस हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक्स लॉ गिव द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का कंसेप्ट कौन देता है? देखो, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात चल रही है। दिस लॉ स्टेट दैट द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नॉट डिक्रीज ओवर टाइम। मतलब कि जो एंट्रोपी होगी किसी आइसोलेटेड सिस्टम की, वो डिक्रीज नहीं होती, वो हमेशा इंक्रीज करती है। इट आल्सो स्टेट दैट द एंट्रोपी ऑफ एंटायर यूनिवर्स विल ऑलवेज इंक्रीज ओवर टाइम। तो कंसेप्ट जो होता है एंट्रोपी का, वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देता है। जीरोथ लॉ देता है टेम्परेचर का कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 29, केल्विन प्लैंक्स लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद। पहले पढ़ लेते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है क्या। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच प्रोड्यूस नो इफेक्ट अदर देन एक्सट्रैक्टिंग हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड परफॉर्मिंग एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना सकते कि हम रिजर्वायर से जितनी हीट लें उतनी ही टोटली वर्क में कन्वर्ट हो जाए, कुछ ना कुछ वेस्ट जरूर होगा। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि हम कोई भी ऐसी डिवाइस नहीं बना सकते कि हम रिजर्वर से हीट लें और टोटली वर्क में कन्वर्ट कर दें, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट होगी कि डील करता है कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क में। क्वेश्चन नंबर 30, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इज 20%, द एफिशिएंसी इज इंक्रीज 30% when sink temperature is reduced by 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल द सोर्स टेम्परेचर। तो सोर्स टेम्परेचर कितना होगा ये बताना है। देखो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है ईटा इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन में टेम्परेचर ऑफ सोर्स। और यहाँ पर ये जो भी आप टेम्परेचर रखोगे वो केल्विन में होना चाहिए। तो देखिए, अगर जब एफिशिएंसी 20% है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 20 अपॉन में 100 इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन में टेम्परेचर ऑफ सोर्स। सेकंड केस में एफिशिएंसी घट करके हो गई 25, सॉरी, सेकंड केस में एफिशिएंसी हो गई 30 डिग्री जब हमने सिंक का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर रहे हैं। तो देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, टेम्परेचर चेंज भले ही आप केल्विन में देखो या डिग्री सेल्सियस में देखो, वो सेम होता है। तो जब आप टेम्परेचर रिड्यूस करो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो केल्विन में भी 25 ही रहेगा, डिग्री चेंज सेम रहता है। अब फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँ 30 डिग्री के लिए, सॉरी 30% के लिए, तो ईटा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री, सॉरी 30%, यानी कि 30/100, इट विल बी इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक पहले जितना भी था अब ये हो गया घट के 25 डिवाइड बाय टेम्परेचर ऑफ सोर्स अभी भी उतना ही है। तो हमें क्या करना है, हमें टेम्परेचर ऑफ सोर्स फाइंड करना है। देखो, इसको मैं 0 से 0 कैंसिल करूँ तो 3/10 इक्वल टू, अब इसको अलग करते हैं, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक माइनस माइनस प्लस 25 अपन में टेम्परेचर ऑफ सोर्स। इसकी वैल्यू तो हमारे पास है ही, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपन टेम्परेचर ऑफ सोर्स की वैल्यू है 20/100 या फिर 2/10 भी कह सकते हैं। तो 3/10 इक्वल टू होगा 2/10 प्लस 25 अपन में टेम्परेचर ऑफ सोर्स, और टेम्परेचर ऑफ सोर्स हमें फाइंड करना है तो इसको इधर ले आते हैं। तो ये 3 माइनस 2/10 10 25 अपन में टेम्परेचर ऑफ सोर्स, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 अपन में टेम्परेचर ऑफ सोर्स इक्वल होगा 3 माइनस 2 मतलब 1/10। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं टेम्परेचर ऑफ सोर्स विल बी इक्वल टू, ये इधर जाकर के मल्टीप्लाई होगा तो 250 आ जाएगा। लेकिन ये जो टेम्परेचर आएगा हमारा, ये टेम्परेचर केल्विन में होगा। मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हो सकती है, केल्विन में यहाँ पर ऑप्शन देना चाहिए थे 250 केल्विन।